अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने सिस्टम के सामने बेबस होकर अपना मामला अल्लाह की सुपुर्द किया था, इसी दिन से सफा पलटना शुरू हो चुका था। अल्लाह की अदालत में देर से सही लेकिन फैसला होकर रहता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के मामले में बहुत कलील मुद्दत में फैसला हुआ। कल तक जो बेबहा पेशियां भुगत रहा था, आज वही मुल्क की किस्मत के फैसले कर रहा है। अल्लाह की अदालत ने न सिर्फ नवाज शरीफ को सुरखरू किया, सजाएं खत्म की, बल्कि इसी गरूर के साथ इक्तदार में वापस कर दिया। बात करेंगे सीनियर तजियाकार बीनश सलीम साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है परवेज साहब आपके? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल जबरदस्त खैरियत से हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को हम पाकिस्तान में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय कर रहे हैं, लोग बड़ा सफर कर रहे हैं, बट एनी हाउ आपके एंजॉय के साथ हम भी खुश हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि मरियम आज बाइज्जत बरी हो चुकी हैं, इस फैसले को किस नजर से देखती हैं? क्या अजाला होगा जो नुकसान हुआ नून लीग का, मुल्क का, इन फैसलों की वजह से? बहुत अच्छा सवाल है परवेज, और मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त भी चाहिए होगा बात करने के प्लीज लिए, क्योंकि इस प्लीज। सवाल के दो पहलू हैं। जी एक लीगल पहलू है और एक इसका सियासी पहलू है। बल्कि इनफैक्ट तीसरा पहलू भी ऐड कर लें, वो पर्सनल पहलू है। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं सहाफी हूं, मैं पर्सनल पहलू के ऊपर बात करूंगी तो लोग तरह तरह की आवाज उठाएंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं फिर भी बात करूंगी। पर पहले तो हम इसके जो लीगल पहलू है हम उस पर बात कर लेते हैं। लीगल पहलू पे हमने क्या बात करनी है कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मरियम नवाज की ही जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर अगर जो हियरिंग हो रही होती है, सॉरी मैं ये पेपर्स उठा रही थी जी, प्लीज ताकि प्लीज गो मुझसे अहेड। कोई गलती ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए सवाल लोगों के उनको बताने में, जो आज अदालत में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उठाए। ये इसका जी लीगल पहलू है। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये सवाल 5 या 6 सवाल हैं जो मैं आपके सामने और आपके प्लीज। तवस्सुत से लोगों को बताऊंगी। क्योंकि जो इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के बाद, फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भाई अब जज साहिबान हमें बता दें कि वो जो लंदन में जायदादें बैठ के बच्चे दे रही हैं वो किसकी हैं। फवाद चौधरी जो कि खुद एक लॉ एक्सपर्ट हैं, वो अगर इस तरह की बात करेंगे तो लोगों के दिलों में इबाम आएगा। अगर इमरान खान साहब जलसे में खड़े होकर के ये बात करेंगे कि ये एनआरओ हो रहा है और किसी डील के तहत ये तमाम तर सूरत हाल हो रही है, तो इसके ऊपर भी लोगों का रिएक्शन आएगा। इसमें लोगों का कसूर नहीं है परवेज, इसलिए क्योंकि अदालत की जो कार्रवाई है वो किसी जलसे की तरह या लाइव प्रोग्राम की तरह कैमरे के थ्रू लोगों को या टीवी के थ्रू लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती। अदालती कार्रवाई कोर्ट रिपोर्टर्स को या पता होती है या उन लोगों को जो कि अदालती मामला समझते हैं। तो क्या होता है कि फवाद चौधरी जैसे लोग और इमरान खान जैसे लोग फिर लोगों का जहन बनाते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए इसका लीगल पहलू, इस फैसले का डिस्कस करना जरूरी है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 4 से 5 सवाल रखूंगी जो आज जस्टिस आमिर फारूक ने कहे, और आपके देखने वाले नाजरीन खुद ये अदालत लगा करके बताएं कि ये जो आज अदालत ने फैसला दिया है, ये क्या किसी एनआर और डील के नतीजे में दिया है कि ये मेरिट पर दिया है। फिर उसके बाद मैं इसके सियासी पहलू पर बात करूंगी। आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि नैब पहले अपना मौकफ मुझे बता दे, क्योंकि नैब ने पहले कहा कि मरियम नवाज का रोल इन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में 2006 से शुरू होता है। लेकिन आज आज नैब कह रही थी कि 2006 से नहीं शुरू होता, मरियम नवाज का रोल 1993 से शुरू होता है। अदालत ने कहा कि आप पहले डिसाइड कर लें कि रोल कब से शुरू होता है। दूसरी चीज ये कि अदालत ने पूछा कि क्या आपके पास कोई भी एक सबूत है कि आप ये मुझे बता दें कि नवाज शरीफ इन कंपनीज के जरिए इन जायदादों का मालिक है और मरियम नवाज का इनसे कोई ताल्लुक है। तो नैब का इसके पास कोई जवाब नहीं था। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर, जो मेन प्रोसिक्यूटर है, वो आज अदालत में नहीं थे। इतना बड़ा केस है, नैब को इतनी बड़ी खुर्द-बुर्द लगती है इस मामले में। नैब को मरियम नवाज पसंद नहीं है, नैब को कैप्टन सफदर पसंद नहीं है, नैब का मेन प्रोसिक्यूटर आज अदालत नहीं गया और मौवन वकील अदालत में था जिसने ये पूरा केस आज लड़ा। उसके बाद जस्टिस आमिर ने फिर ये सवाल पूछा कि नवाज शरीफ की मलकियत साबित होगी तो मरियम नवाज के ऊपर नैब केस बना सकती है। क्या आपने नवाज शरीफ को इस केस के अंदर गिरफ्तार किया या तफ्तीश के लिए उनको इस केस में गिरफ्तार किया? तो नैब का जवाब था नहीं। जब आपने नवाज शरीफ के हवाले से उनको गिरफ्तार नहीं किया इस केस में, तो आप मरियम नवाज के ऊपर 7 साल की कैद और ये डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब आज अदालत में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई इंफॉर्मेशन है कि इन फ्लैट्स के मालिक कंपनियां जो हैं उनमें मरियम नवाज शामिल हैं?
जज साहब ने पूछा कि क्या मरियम नवाज आज भी इन फ्लैट्स की बेनिफिशियरी ओनर हैं। नवाज अदालत ने ये पूछा कि नवाज शरीफ कि ये जो नैब है उन्होंने ये साबित करना है कि इन जायदादों की जो मलकियत है वो नवाज शरीफ की है और मरियम नवाज उसके अंदर शामिल हैं। अगर मुलजिम, ये गौर करें, अदालत कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रही हूं, वो कह रही है कि अगर मुलजिम मान भी ले तब भी नैब ने ये साबित करना है। अगर मरियम नवाज कह देती ना कि हाँ जी ये मेरी है, तो फिर भी नैब ने साबित करना था। बारे सबूत नैब पर था, लेकिन नैब के पास आम जबान में कहूं तो कोई सबूत नहीं था। तो आप मुझे बताएं कि मरियम नवाज को आपने सजा दे दी सिर्फ इसलिए कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। नवाज शरीफ के बेटी होने का फायदा होना चाहिए कि नुकसान होना चाहिए? मरियम नवाज को तो इसका नुकसान हुआ, उसका सियासी करियर दांव पे लगा। वो जो है पार्लियामेंट्री सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती थी। ये इसका लीगल पहलू है। अब मैं इसका पर्सनल पहलू पे बात करती हूँ। लीगल पहलू को सिर्फ एक जुमले के अंदर खत्म करूंगी कि इमरान खान साहब जब ये कहते हैं ना कि ये एनआरओ है या ये डील है, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब जज साहिबान हमें बताएंगे, आपको मैं ये बता दूं कि इन सवालों के जवाब नैब के पास नहीं थे। तो अदालत कैसे, मुझे बताएं, अदालत कैसे मरियम नवाज के ऊपर इस केस को बरकरार रखती जब आपके पास कोई जवाब ही नहीं है? अब इसके हम पर्सनल पहलू पे आ जाते हैं। अच्छी बात है, मरियम नवाज को बरियत मिल गई। मरियम नवाज ने मिठाई खाई भी, खिलाई भी। नवाज शरीफ के साथ उनकी फोन पर बात हुई, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मिठाई खिलाई, इसहाक डार साहब को उन्होंने मिठाई खिलाई, फिर खुद खाई भी। चलो आज उन लोगों को एक और जवाब भी मिल गया कि जिनको लगता था कि मरियम नवाज बहुत डाइट कॉन्शियस है, आज उन्होंने मिठाई भी खा ली, तो एक और इबाम खत्म हो गया कि वो कितनी डाइट कॉन्शियस। आज दिन था इनकी मिठाई खाने का। लेकिन क्या जो अजियत, जिस अजियत से शरीफ फैमिली इतने साल गुजरी है, आज भी परवेज, आज भी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर जाए तो आपको वहां पर लोग खड़े होकर के नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। मैं अभी रिसेंटली लंदन से होकर के आई हूँ, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर लोग खड़े होकर आज भी तमाशा लगाते हैं। क्या आज उसमें कोई फैमिली नहीं रहती? क्या आज वहां पे शरीफ फैमिली का कोई शख्स नहीं रहता? क्या उनकी पर्सनल लाइफ कोई नहीं है? सियासत के अंदर तो नवाज शरीफ है ना, सियासत के अंदर शहबाज शरीफ है, सियासत के अंदर अब आके मरियम नवाज आई है, लेकिन उनके जो बाकी बच्चे हैं वो तो सियासत में नहीं है ना, पूरा खानदान तो सियासत में नहीं है, उनको जा रही है। जी परवेज, आप मेरे साथ हैं? जी जी जी, मैं सुन सकता हूँ आपको, प्लीज कैरी ऑन। ओके, अच्छा, अब मैं इसका वो पहलू डिस्कस कर लेती हूँ जो कि इसका सियासी पहलू है। पर्सनल पहलू के ऊपर तो बहुत से सवालात उठेंगे कि जो वक्त जाया हुआ, जो अजियत हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा। वो इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ क्योंकि पर्सनल पहलू से सियासी पहलू जुड़ा है। 2018 के इंतखाबात हुए, उन 2018 के इंतखाबात में मरियम नवाज को 7 साल की कैद सुनाई जा चुकी थी, वो डिस्क्वालीफाई थी। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई थे। पूरा एक मैदान खाली था सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए। यस, बिल्कुल ठीक। तो आज मुझे अदालत ये बता रही है कि मरियम नवाज बरी हो जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कि इससे पहले जो साकिब निसार ने फैसला दिया, जो अदालतों ने फैसला दिया, वो सही फैसला था कि जो आज फैसला आया वो सही फैसला है? कौम को बताएं, कौम ये जानना चाहती है, क्योंकि 2018 का इलेक्शन पूरा का पूरा इलेक्शन एक सरापा सवाल है। आज नवाज शरीफ ही लंदन में बैठ के ये बोल रहे थे कि सियासी केस था, सियासी तौर पे हमें एलिमिनेट करने के लिए बात की, तो आज उनकी बात ये सच साबित हो रही है, क्योंकि आज ऑनरेबल जजेस ने मरियम नवाज की अपील को मंजूर किया और उनको बरी किया। अब सियासी पहलू, अब क्या होगा? मरियम नवाज अब इलेक्शन लड़ सकती हैं, खुल्लम खुल्ला इलेक्शन लड़ सकती हैं। पंजाब के अंदर तब्दीली का सोच रही है पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पंजाब की तब्दीली मरियम नवाज के जरिए आ सकती है। मरियम नवाज एमपीएशिप का इलेक्शन लड़के पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं। मरियम नवाज एमएनए का इलेक्शन लड़ सकती है। एमएनए का इलेक्शन लड़ करके मरियम नवाज कोई भी डाडी सी सख्त सी वजारत हेड कर सकती है, कुछ भी करे। ये पीएमएलएन का फैसला है, मरियम नवाज का फैसला है, लेकिन मरियम नवाज सियासी मैदान में, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में अब एंटर कर सकती है। इससे बड़ी अच्छी खबर नून लीग के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हम पार्लियामान की सियासत की बात करते हैं। अच्छा जी, पासपोर्ट मामला भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो पहले नैब ने कह दिया हमें कोई एतराज नहीं, मरियम नवाज को पासपोर्ट दे दे। मरियम नवाज बाहर जा सकती है, मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल सकता है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूं, नवाज शरीफ नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती के बाद
पाकिस्तान आ सकते हैं। ये इतनी बड़ी खबर है। इसकी मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। एक तो इसहाक डार साहब के आने से एक राह हमवार हुई। इसहाक डार साहब का आना एक टेस्ट केस था, इसलिए टेस्ट केस था क्योंकि उनके ऊपर जो केस है वो बहुत ही फ्रिवलेस सा, बहुत ही वाहियात किस्म का केस है, आमदन से ज्यादा सासों का। ये वो केस है जो आपके ऊपर भी बन सकता है, जो मेरे पे भी बन सकता है, जो पाकिस्तान के आधी अवाम पे बन सकता है और आधी अवाम उसको साबित नहीं कर पाएगी। उनके ऊपर ये केस है कि जी उन्होंने कोई 20 साल से अपने कोई टैक्स पे नहीं किए, विच इज अ रिडिक्यूलस केस। इट इज अ रिडिक्यूलस केस। और खैर एनीवेज, अब वो आए हैं, सेनेटर बन गए हैं, उन्होंने ऐसे वजीर खजाना ओथ ले लिया है, वो अपने केसेस को फेस कर रहे हैं, अदालत को समझ आ रही है, वो वहां पर मौजूद है, अपने केसेस लड़ेंगे। तो एक राह हमवार हुई है। मरियम नवाज का इतना बड़ा रिलीफ आया है, शहबाज शरीफ कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इसलिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि जो उनको बैकफुट पे करने के लिए लीक्स की गई थी, जो जिसने भी की थी, उसका तो फायदा शहबाज शरीफ को हुआ। नुकसान अगर हुआ तो मरियम नवाज को हुआ, लेकिन फायदा तो शहबाज शरीफ को हुआ। शहबाज शरीफ ने क्या उस लीक्स के अंदर की गई बात मरियम नवाज की मानी? नहीं मानी। उन्होंने मरियम नवाज को बात समझाई, मरियम नवाज को समझ आ गई। आज मरियम नवाज ने कोर्ट के बाहर आकर के खुद उन सवालों का जवाब दिया। और एक चीज जो कि अप्रिशिएट करने वाली है मरियम नवाज की, वो ये है कि उनका लगातार उनका एक ही मौकफ रहा है। आज भी उनका एक ही मौकफ था। आज भी वो कह रही थी कि इमरान खान साहब होंगे किसी के लाडले, हमारे लाडले नहीं। आज भी उन्होंने कोर्ट के बाहर खड़े होकर मरियम नवाज ने ये बात की। सो द पॉइंट इज के नून लीग को बरियत मिल रही है। अब पता चल रहा है कि उनके जो केसेस हैं वो किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, और ये सब कुछ इसके ताने बाने डायरेक्टली इमरान खान साहब के साथ मिलते हैं। इसलिए इमरान खान के साथ मिलते हैं क्योंकि इमरान खान ने एक बयानिया बनाया। उनका मेन बयानिया ये था कि इमरान खान ईमानदार है, इमरान खान पूरी दुनिया का पॉपुलर लीडर है, और नवाज शरीफ चोर है। मरियम नवाज झूठ बोलती है, मरियम नवाज भी चोर है और शहबाज शरीफ भी चोर है। आज कोई अदालत ये साबित नहीं कर पा रही। वो इसलिए क्योंकि जब नैब, जिसके जरिए इमरान खान ने ये इल्जामात लगवाए, उनके ऊपर केसेस बनाए, 2 दफा मरियम नवाज को अदालत वो जेल में रखा गया। और इसलिए रखा गया कि जी ये वो चोर हैं और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में उनका हाथ है, और उनको बार बार ट्रोल किया जाता रहा उस एक जुमले पर कि मेरी लंदन में तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो आज पता चल गया कि उनकी लंदन में तो कम से कम कोई जायदाद नहीं। और अगर अभी भी किसी को इबहाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिसीजन के ऊपर, तो वो दोबारा कोर्ट जा सकता है। और मैं आपको बता रही हूं कि इस केस के अंदर ना मरियम नवाज को कोई दिक्कत होगी दोबारा कोर्ट जाने में। मुझे तो लगता है कि नून लीग को इतनी आदत पड़ गई है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की, क्या वो सुकून का लम्हा आया है तो उनको थोड़ी बेचैनी होगी कि है इन्ना सुकून किस तरह आ गया साडी जिंदगी है, कोई हेयरिंग ही नहीं है। बात तो ठीक है, आदत पड़ गई। आज मरियम नवाज ने इमरान खान साहब की नींदें इस वजह से भी उड़ा दी हैं क्योंकि आज मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस भी गई। आज मरियम नवाज का प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए थे इमरान खान साहब, उनके लिए अच्छा शुगुन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको पता है मरियम नवाज के हवाले से इमरान खान साहब अच्छे ख्यालात नहीं रखते। इमरान खान साहब को मरियम नवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको किसी के भी बच्चे पसंद नहीं है, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो सियासत में है नहीं। तो इमरान खान साहब को किसी के बच्चे पसंद नहीं है, ना उनको बिलावल पसंद है क्योंकि वो कहते हैं वो बेनजीर के बेटे हैं, वो क्यों है सियासत में, एक पर्ची के चेयरमैन है। ना उनको मरियम नवाज पसंद है, चाहे जितना चाहे मर्जी मरियम नवाज उनका सियासी तोड़ कर ले। इमरान खान साहब को मरियम नवाज भी पसंद नहीं क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। इमरान खान साहब को हमजा शहबाज भी पसंद नहीं क्योंकि वो शहबाज शरीफ के बेटे। लोगों के बच्चों के साथ ना इमरान खान को वैसे ही प्रॉब्लम है, ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, उनको लोगों के बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाऊं जरा, जो कि आज नवाज साहब ने छोटी सी प्यारी सी बढ़िया में कुछ 30 सेकंड की मीडिया टॉक है, जरा उसके बाद आप सवाल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इस पे आप कोई कमेंट करेंगे? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। और शायद आपको याद होगा कि मैंने बहुत अर्सा पहले, कई साल पहले बल्कि मैंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला, अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। आज साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मियां साहब कह रहे हैं जी कि अल्लाह ताला की जात पर मामला छोड़ा था और अल्लाह ताला की जात की तरफ से इंसाफ मिला है। तो क्या इसको कहा जा सकता है कि बड़ी कलील मुद्दत में इंसाफ मिला? यहाँ पे तो
जिंदगियां गुजर जाती हैं, 3-4 साल में मियां साहब को इंसाफ मिल गया अल्लाह ताला की तरफ से। आपको मेरी आवाज आ रही है बीनच? जी अब आइए, जी जी बताइए, अच्छा, पूछिए आप क्या पूछ रहे थे। मैंने कहा जी मियां साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात की तरफ से मुझे इंसाफ मिल गया है। आप क्या समझती हैं कि आप मुझे पाकिस्तान? जी आप मुझे वो बात बता रहे हैं परवेज, जो कि मियां साहब ने कही और जो नजर आ रही थी। आप जी मुझे वो बात नहीं बता रहे हैं जो कि आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। वो है मियां साहब की आज फ्रेशनेस और मियां साहब की आज मुस्कुराहट। ये आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आया हुआ है ना, वो इस बात से आया हुआ है कि उनको खुशी है कि उनकी बेटी के ऊपर से, और एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, क्योंकि आप ये ना भूले मरियम नवाज साहिबा पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और मरियम नवाज को पार्टी के अंदर बहुत से फैसले ना करने का जो एक इशू है वो भी इसी कदगन की वजह से था। अदालती मामलात के अंदर जो है वो अभी उलझी हुई थी। अब क्योंकि वो अदालती मामलात से सुरखरू हुई हैं, तो अब आप ये भी देखेंगे कि उनको पार्टी के अंदर एक बेहतर पावरफुल ओहदा दिया जाएगा। ट्रू। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब की एक खुशी नजर आ रही थी, और नवाज शरीफ साहब कॉन्फिडेंट भी थे। और ये हम सारी बात हमेशा से ही जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कभी रीसेंट पास्ट के अंदर हमने देखा है कि उन्होंने कभी बदजुबानी या बदकलामी नहीं की। उनसे जब भी उनके केसेस के हवाले से पूछा गया वो यही कहते हैं कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा। वो अच्छी बात है, ठीक है, सबने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ना होता है, लेकिन एक लीगल फाइट होती है जो लड़नी होती है। सो लेट्स एक्सेप्ट इट परवेज, आज के दिन नून लीग ने एक लंबी लीगल फाइट लड़ी है, मरियम नवाज ने एक लंबी जंग लड़ी है और आज उसको उसमें सरखुरूही हासिल हुई है। लेकिन ये मियां साहब का शायद बड़प्पन है, या शायद सियासतदान या पॉलिटिकल लीडर्स इस लेवल के ऐसे ही होते हैं शायद। जब आप इस लेवल पर चले जाएं, इतनी देर आपने सियासत कर ली हो, आपकी पूरी जिंदगी सियासत में गुजर गई हो, तो तब आप यही बात करते हैं कि हाँ ठीक है आज हम सुरखरू हो गए, सब कुछ है। असल में वही क्वेश्चन है कि जो इतने साल अजियत में गुजारे, मतलब जी मरियम नवाज ने जी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, मैं इलेक्शंस के अंदर कवर कर रही थी, वहां पे मैंने मरियम नवाज साहिबा का इंटरव्यू किया। मरियम नवाज साहिबा ने मुझे मेरे इंटरव्यू में बताया कि उनके बाथरूम में कैमरा लगाया गया था जी पीडीएम के जलसे के लिए। जब वो सिंध गई, कराची गई, तो रात के 12 बजे उनका दरवाजा तोड़ा गया। मतलब क्या इन अजियतों का आप एक मिनट के लिए भूल जाएं परवेज के वो मरियम नवाज थी, और आप एक मिनट के लिए भूल जाएं कि वो नवाज शरीफ की बेटी थी, और आप एक मिनट के लिए भूल जाएं कि वो पीएमएलएन की वाइस प्रेसिडेंट थी। आप सिर्फ ये सोचें कि एक पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और कुछ लोगों ने, ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जिस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर उन लोगों की हुकूमत थी जो कि रियासत मदीना बनाना चाहते थे। ट्रू। रियासत मदीना बनाने वाले लोगों के दौर में एक खातून जिसको कैद किया जाता है एक पॉलिटिकल केस में, उसके बाथरूम में कैमरे लगाए जाते हैं और उसकी वीडियो पता नहीं कहां कहां जा रही है। और रियासत मदीना बनाने वालों के दौर में एक औरत के कमरे में रात को 12 बजे दरवाजा तोड़कर छापा मारा जाता है, जब वो अपने नाइट सूट में है या ऑफ कोर्स अपने स्लीपिंग क्लोथ्स में है, और पता नहीं उसकी वीडियो या वो कौन कौन देख रहे हैं। क्या ये रियासत मदीना वालों को जेब देता है? भूल जाइए एक मिनट के लिए कि वो मरियम नवाज है। मैं उस अजियत की बात कर रही हूँ। ये शायद ये एक सियासी जुमला था जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बोला, लेकिन पाकिस्तान की कौम को इस चीज का जवाब का इंतजार रहेगा कि जो इतना टाइम, जो 2 महीने एहसन इकबाल ने जेल काटी, सख्त सर्दी में जेल काटी और वो सुरखरू हुए, जो राना सनाउल्लाह को एक छोटी सी कोठरी में रखा गया, जो शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में रखा गया और कुछ नहीं निकला, जो साद रफीक को जेल में रखा गया और कुछ नहीं निकला, सलमान रफीक को जेल में रखा गया, कुछ नहीं निकला, ख्वाजा आसिफ को जेल में रखा गया, कुछ नहीं निकला, हमजा शहबाज को जेल में रखा गया, कुछ नहीं निकला, हनीफ अब्बासी को जेल में रखा गया, कहीं पर, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है। मैं तो मतलब आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम मिस कर रही हूँ, बहुत माजरत के साथ, इतनी लंबी लिस्ट है कि एक केस में तो कुछ निकलता, किसी एक केस में कुछ नहीं निकला। इस मुल्क में रियासत मदीना ने फरियाल तालपुर को भी आधी रात को जेल में भेजा। ट्रू, बिल्कुल कोई शक जब नहीं। तक इन अजियतों का, इस अजियतों का अगर अजाला होगा तो असर सुरखरूही तो तब मिलेगी ना, मगर सितम यह है कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। गुजरा हुआ वापस नहीं आ क्या सकता, 2018 का, क्या 2018 का इंतखाब वापस आएगा? क्या 2018 वापस आ सकता है परवेज साधु? क्या 2018 वापस आ सकता है? क्या 2018 का इलेक्शन दोबारा लड़ा जा सकता है? क्या रिवाइंड करके 2018 के अंदर नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को या फॉर दैट मैटर
पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान ने अपने लिए ली थी और इमरान खान को दी गई थी? इसका जवाब है नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें जो नुकसानात जाती हैसियत से बढ़कर मुल्क के हुए हैं, उनको कौन वापस लाए, कौन जिम्मेदार है? चलें जी, इस केस से आगे चलते हैं। जरा ये बताइएगा, जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कुछ ऑडियोज लीक हो रही थी, बड़े भंगड़े पै रहे सन हर पासे, सुने अपनी भी लीक हो गई है, तो उस पे वो कोई सफाइयां वगैरह दे रहे हैं? नहीं तो वो तो हमेशा सफाइयां ही देते हैं ना। इमरान खान का काम है सफाई देना। इमरान खान का काम ये है, क्योंकि एक ही काम उनको बहुत अच्छा आता है, वो है दूसरों पे इल्जाम लगाना। वो खुद खाना भी खाएंगे ना, तो वो इसका भी इल्जाम परवेज साहब आप पे लगाएंगे, नहीं वो मैंने खाना नहीं खाया था, वो असल में परवेज ने मुझे खिलाया था जबरदस्ती। वो खुद तो अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खाते होंगे, वो भी मतलब कोई जबरदस्ती उनको खिलाता होगा। इमरान खान साहब का ये हिसाब है। खैर ये तो लाइटर नोट पे बात थी, लेकिन सच बात ये है, जो कि सीरियस बात है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से जिस तरह से लीक्स हुई, जो ऑडियोज निकल रही हैं, ये बहुत बहुत सीरियस है। ये इसलिए इतना सीरियस है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डिग्निटरीज आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आती है। देखो ये सिर्फ एक शख्सियत की बात नहीं है। आप इस टाइम पर वजीर आजम शहबाज शरीफ है, तो आप शहबाज शरीफ की बात मत करें। आप शहबाज शरीफ को 1 मिनट के लिए इग्नोर करके सिर्फ वजीर आजम के बारे में सोचें, वजीर आजम हाउस, वजीर आजम प्रोटोकॉल के बारे में सोचें। बिल्कुल शहबाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सही कंसर्न था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, वो फॉर एग्जांपल चाइनीज प्रेसिडेंट आता है, वो प्राइम मिनिस्टर से क्यों आके मिलेगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जब उसको पता है कि चाइना की और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी बातें अमेरिका बैठ के सुन रहा होगा या रशिया बैठ के सुन रहा होगा। वो क्यों आके मिलेंगे? सो ये इतना बड़ा एक सीरियस इशू है। अगर इदारे की तरफ से लीक है तो भी सीरियस इशू है, अगर किसी फर्दे वाहिद की तरफ से लीक है तो फिर भी सीरियस इशू है। इस इशू के अंदर भी जो भी जिम्मेदार है उसको सजा होनी चाहिए, और उस सजा का पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए, क्योंकि जो लीक्स हैं वो पाकिस्तान की आवाम ने क्या पूरी दुनिया ने सुनी है, वो डार्क वेब पे मौजूद है। अब जब इमरान खान साहब की बात करते हैं, तो इमरान खान साहब की जो लीक हुई है उस बारे में तो सारों को ही पता था कि इमरान खान साहब साइफर के हवाले से झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान साहब को भी पता था। सिर्फ उस लीक के अंदर यह साबित हुआ कि उन्होंने खेलना कैसे है, वो जो खेल रचाया था ना, सिर्फ वो निकला है। इमरान खान साहब को भी पता झूठ है, वो भी उस लीक में भी यही कह रहे हैं आओ खेलते हैं। भाई इमरान खान साहब ने पूरी जिंदगी खेल कूदी तो की है, अब अपने बुढ़ापे में भी वो नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे? इंसान जिंदगी में वही काम सबसे बेहतरीन करता है जो उसने पूरी जिंदगी किया होता है, और वो है खेल खेलना। एक गलती से 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान साहब ने जीत लिया, अब वो हम सबके सर पे सवार है। खेलने के अलावा इमरान खान साहब ने आज तक तो और कोई काम किया नहीं है, तो इसीलिए वो कभी 35 पंचर के साथ खेलते हैं, कभी वो लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, कभी वो यूथ के जहनों के साथ खेलते हैं, कभी वो अपनी पार्लियामान के साथ खेलते हैं, कभी वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट, कभी क्या आजकल तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खूब 36 का आंकड़ा, 36 बाय 36 का खेल खेल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो एक खिलाड़ी खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? तो क्या गलत काम कर रहे हैं इमरान खान साहब? खेल ही तो रहे हैं, जो काम उनको आता है वो वही कर रहे हैं। उनको खेलना फर्स्ट क्लास आता है, वाहिद वर्ल्ड कप पाकिस्तान को उन्होंने जीता हुआ है, तो बस अब वो खेल रहे हैं, खेल अपना जारी रखेंगे। अच्छा, ये जरा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब बड़े फ्रंट फुट से आकर खेलते हैं, अक्सर कहते हैं कि मुझे पता है कि क्या प्लानिंग हो रही है, उससे पहले वो अपना बयान दाग देते हैं कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ साहब की और मरियम की ऑडियो आने वाली। तो एक जहन साजी है, ये एक जहन है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो सेटअप लगा हुआ था ना, इसके पीछे इमरान खान का हाथ है, और ये डार्क वेब पे और इस पे कोई पाकिस्तान के 1-2 टीवी का भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो शायद कुछ अदारे, आईटी की 2-4 कंपनियां, सारा कुछ मिल मिला के क्या हो सकता है एंड ऑफ डे पे इसके पीछे इमरान खान साहब का हाथ हो, ये सारा सेटअप के पीछे? हो भी सकते हैं, और सिर्फ इमरान खान नहीं हो सकते, सिर्फ इमरान खान नहीं हो सकते। और अगर कोई ये कहता है, इसमें ऐड ये कर लें कि इसमें इमरान खान के नॉलेज में हो सकता है कि इमरान खान को पता है ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, और उनकी मर्जी से हो रहा है। उनकी मर्जी से तो नहीं हो रहा होगा शायद, जिस टाइम पर ये देख, अच्छा ये कहना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको इसलिए बताऊं, क्योंकि अगर कोई ये कहता है ना कि इमरान खान ने किया है, तो इसका ये मतलब है कि वो ये समझता है कि इमरान खान के पास इतनी ताकत है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर इतनी ताकत रही होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर खुद इन चीजों को बक कराएंगे। तो मैं ये नहीं मान सकती, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक ताकतवर वजीर आजम नहीं थे, वो बहुत ही कमजोर वजीर आजम थे। इसलिए कमजोर वजीर आजम थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम करना है, या अपने खिलाफ जैसे एतमाद का वोट लेना होता था इमरान खान साहब ने जब,
तो उसको कामयाब वो इस्टेब्लिशमेंट को फोन करा के बंदे पूरे करके करते थे। अगर कोई ऑर्डिनेंस लाना होता था तो बंदे पूरे करते थे इस्टेब्लिशमेंट के फोन के ऊपर। असद कैसर साहब कह चुके हैं, ख्वाजा असद साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, मतलब अब इसलिए ये बात कोई इतनी ढकी छुपी नहीं है, इसलिए मैं भी बहुत खुल के बात कर रही हूँ। ये जो बात है, जो आम आपकी जो ऑडियंस है जो हमें देख रही है, वो हमारे से ज्यादा इन बातों को जानती है। तो अगर मैं लगी लिपटी बात करूंगी तो ये मेरे ख्याल से आपके फोरम के साथ ज्यादती हो जाएंगे। वो कहेंगे जी बीनेश को बुलाया और देखे डर डर के बात करके चली गई। ये वो चीज है जो ओपन है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बजट पास कराना होता था तो इमरान खान साहब खुद एक कर्नल के थ्रू कहते थे कि भाई मैंने बजट पास कराना है। कर्नल साहब होते थे, वो फोन करते थे, असद कैसर के घर पे जाते थे, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, वहां पे बैठ करके सारी जो पार्लियामेंट होती थी वहां पे एक सेशन होता था। तो इमरान खान साहब एक बहुत ही कमजोर वजीर आजम थे, वो ये काम नहीं कर सकते, कैमरे लगवाना और बातें करना, ये इमरान खान साहब की बस की बात नहीं थी। बहुत ही तारीख के कमजोर तरीन वजीर आजम इमरान खान साहब है, और वो उनकी परफॉर्मेंस हमें बता रही है। असल में ये जो सवाल है ये एजेंसीज के हवाले से उठता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्ट आईबी के पास है, उन्होंने इसको सारा अरेंज करना होता है, वो क्लियर करना होता है वहां पे कोई भी मीटिंग से पहले। हाँ, ये कोई आम जगह नहीं है परवेज। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने जाना हो, जब हम जाते हैं, जब हमें बुलाया जाता है, तो हमारे फोन या हर वो गैजेट जिसके अंदर आप तस्वीर या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो आपसे ले ली जाती है, वो एंट्रेंस पर ही ले ली जाती है। तो ये कोई आम बंद यानी अब मैं अपने आप को हम क्योंकि हम सहाफी हैं, हम एंकर्स हैं, हम में एक्सेस होता है ऐसी जगहों पे, तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि हम जैसे लोगों को भी फोन या रिकॉर्डिंग डिवाइसेस अलाउड नहीं होती। तो ये आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो ये इंटेलिजेंस और ये हमारी एजेंसीज ही इस बारे में जवाब दे सकती है। इसीलिए वो जो सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसको पहले डिले करने की खबरें आई, क्योंकि बीच में कहा गया कि जो आईबी है, आईएसआई और जितनी भी हमारी एजेंसीज है वो अपनी इंटरनली एक बैठक और एक इंक्वायरी करना चाहती हैं कि कहीं लीक्स उनके अंदर से तो कहीं से नहीं हो गई। क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी कोई बंदा कहीं पर आता है तो वो अपने बंदे साथ लाता है। तो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी आईबी हो, आईएसआई हो, इसमें भी बहुत सी चेंजेस इन पिछले 4 सालों में आई हैं। तो जो भी बंदा वहां पे आया होगा वो अपना स्टाफ लाया होगा, जाहिर सी बात उनके अपने स्टाफ है, उनका अपना कंफर्ट लेवल होता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं आई हूँ तो मैं उन लोग के साथ काम करना चाहूंगी जिनके साथ मेरा एक अपना एक लेवल है, काम करने का कंफर्ट लेवल है। तो उसी तरह अगर आप जैसे जनरल नदीम साहब हैं, उनका अपना एक तरीका काम करने का, वो चाहते हैं कि जी मैंने न्यूट्रल रहने, मेरी तस्वीर भी कहीं ना जाए, मेरे बारे में बात भी ना की जाए, हम उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं। जो जनरल फैज साहब है उनका अपना एक तरीका काम करने का, उनकी एक सर्टन एक टीम है लोगों की, वो उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सो ये बेसिकली ज्यादा सवाल और अगर ज्यादा टेस्टिंग केस है, पाकिस्तान की इज्जत का तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये एजेंसीज के ऊपर ही सवाल उठेगा, क्योंकि आम आदमी और इमरान खान साहब की तो बिल्कुल भी रत्ती भर पावर नहीं। आप क्या समझते हैं, अगर उनकी पावर होती तो अपनी ऑडियोज और वीडियोज इस तरह से उनके पास पड़ी होती? बहुत मवाद है भाई, मैं कुछ लोगों को सुन रही हूँ और देख रही हूँ और वो सब यही बता रहे। और यहाँ तक सबसे बड़ी बात ये परवेज, आपने मुझसे क्या सवाल करना है, मुझे तो लगता है हैकर को आपको लेना चाहिए लाइव पे। वो हैकर ने ट्वीट किया हुआ है कि कमिंग सून, और अब तो पता नहीं क्या क्या आने वाला है। मैं यही आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लीक्स की एक गूंज है और ये मामला भी फौरी तौर पर हल तलब होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। देखिए, बात शहबाज शरीफ की हो या बात इमरान खान की हो, हमें पसंद हो या ना हो, देखिए इमरान खान साहब इस मुल्क के 4 साल वजीर आजम तो रहे हैं ना, अब जैसे भी रहे हैं वजीर आजम, हमें पता है। तो मैं बात शख्सियत की नहीं कर रही, मैं बात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कर रही हूँ। अगर इमरान खान की भी लीक आ रही है, और जो लीक आई, अच्छा अभी जो लीक्स आई जिसके अंदर वो आजम खान से बात कर रहे हैं, उस टाइम पर इमरान खान वजीर आजम थे। मेरे लिए बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत बीनर सलीम, बहैसियत एक एंकर, मेरे लिए ये भी डूब मरने का मुकाम है कि मेरा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उस टाइम पे इमरान खान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहा आओ मिलके खेलते हैं। और पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो कि उस वक्त गवर्नमेंट का मुलाजिम है, पाकिस्तान की टैक्स पेयर की मनी से वो अपनी तनख्वाह लेता है, वो इमरान खान को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ जी खेलते कैसे हैं। आए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे प्लान बनाना है। इमरान खान ने कहा कि मैंने खेलना है, आजम खान ने बताया कि कैसे खेल सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी को भी ले आओ, मिनट्स तो मेरे हाथ में होंगे। उस टाइम पर आजम खान वाज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड इमरान खान वाज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। ये वीडियोस आए, आगे भी अगर कोई वीडियो या ऑडियो आ रही है तो वो इमरान खान की तब की वीडियो और ऑडियो होगी जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो आप ये सोचें परवेज, ये खुशी की बात नहीं है। वो क्या कहते हैं कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। ये गलत बात है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये मजाक नहीं होना चाहिए।
चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो शहबाज शरीफ हो। क्योंकि आप ये मत भूलें, जो इमरान खान साहब की, देखिए उनकी जो एक फॉलोइंग है ना परवेज, जो इमरान खान साहब की एक पॉपुलैरिटी, एक फॉलोइंग है, वो इमरान खान साहब का एक कल्ट है। आप उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो इमरान खान का सपोर्टर है ना, वो तो कहेगा कि जी जो इमरान खान कह रहा है सही कह रहा है। जिस तरह नून लीग का सपोर्टर है, वो ये कहेगा जो मियां साहब कह रहे हैं जी मियां दे नारे बज्जन के, जो मियां कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह इमरान खान का सपोर्टर भी कहता है कि जो इमरान खान कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इनके अलग अलग सपोर्टर्स होते हैं, उनको छोड़े हम जैसे लोगों को, जैसे आप एक प्लेटफॉर्म पे शो कर रहे हैं, मैं एक इंडिपेंडेंट शो करती हूँ, मैं अपने वीलॉग्स करती हूँ, मैं यूट्यूब पर हूँ, मैं अपने टेलीविजन शोज करती हूँ, हमें लार्जर पिक्चर देखनी है। पाकिस्तान है तो सियासी पार्टीज हैं, पाकिस्तान है तो शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान है तो इमरान खान है, पाकिस्तान के वजीर आजम की सिक्योरिटी होगी, उसकी इज्जत होगी, तो इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनकी इज्जत होगी, क्योंकि कल को इन्हीं लोगों ने तो वजीर आजम बनना है, मैंने और आपने थोड़ी जाके बनना है। तो वजीर आजम का जो लेवल है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है जो ऑडियो और वीडियो लीक्स है। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पूरी दुनिया जब आएगी तो आने से पहले सोचेंगे जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां पर कैसे बैठकर, कहां बैठ के बात करेंगे। पीटीआई में कौन से लोग हैं जो इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट लड़ने की तरगीब देते हैं या उनको इस तरफ लेके आते हैं कि लड़े जी, लड़ने से मसला हल होगा? कोई ना कोई तो होंगे ना इमरान खान को भड़काने वाले, रोज एक तकरीर करते हैं। ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे, बल्कि ना होंगे। जी। एक इसको सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लें। पीटीआई के अंदर सारे ही प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं। सबसे अच्छा बड़ी जी। बात है कि इमरान खान खुद बहुत ज्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। इमरान खान का मसला क्या है? इमरान खान क्यों लड़ रहे हैं? क्यों न्यूट्रल न्यूट्रल कह रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ये चाहते हैं, वो फौज से प्यार करते हैं और इमरान खान चाहते हैं फौज सबको छोड़ दे, फौज हर एक से नफरत करे और सिर्फ इमरान खान से प्यार करे। फौज सबसे नफरत करे और इमरान खान को हुकूमत में लेकर आए, इमरान खान के साथ रहे। उसके बाद फौज, जब इमरान खान हुकूमत में हो तो इमरान खान आराम से सुबह उठे, एक्सरसाइज करे, उनको वजीर आजम ऑफिस भी ना जाना पड़े, पार्लियामेंट भी ना जाना पड़े, पार्लियामेंट्री सारे काम भी फौज कराए, दुश्मनों से उनके बदला भी फौज ले। यानी दुश्मन कौन है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से बदला भी फौज ले, मरियम नवाज को जेल में भी फौज डाले, सारी उनकी जो ऑपोजिशन है उसको भी क्लियर फौज करे। इमरान खान साहब का मसला ही है। अब फौज का प्रॉब्लम यह है कि फौज कहती है हम इतने ज्यादा काम नहीं कर सकते भाई, हमारे पास बॉर्डर पे बहुत ज्यादा काम है, हम इतने काम नहीं कर सकते। तो अंदर से जो इमरान खान साहब की जितनी भी पार्टी है वो तो सारी की सारी फौज की पार्टी है और इमरान खान साहब का मसला ये है। लेकिन कुछ लोग इमरान खान साहब के खिलाफ जरूर हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पीटीआई के अगला जो जानशीन है वो शख्सियत हो, यानी अगला वजीर आजम एस्टैब्लिशमेंट अपनी मोहब्बत से उनको बना दे। जैसे शाह महमूद कुरैशी है, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, जैसे असद उमर साहब हैं, जैसे मतलब ये ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। मतलब ये तो हर कोई है पार्टी के अंदर ऐसा जो ये चाहता है कि इमरान खान का पत्ता साफ हो और मैं आ जाऊं और फिर एस्टैब्लिशमेंट की मेरे ऊपर, यानी उस बंदे के ऊपर नजर करम हो पीटीआई के हवाले से, और फिर वो वजीर आजम बन जाए। सो फवाद चौधरी साहब ने पिछले कुछ अरसे में बहुत गलत एडवाइस की है इमरान खान साहब को, खासतौर पे तौहीन अदालत के केस में इतनी गलत एडवाइस की है कि वो फवाद चौधरी साहब तो वो हामिद खान साहब को पड़ गए हैं, उनका और हामिद खान साहब का स्कोर सेटल हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए में इमरान खान साहब के साथ नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब को अगर उनमें थोड़ी अक्ल हो और अगर वो जितना इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मैं दुनिया का सबसे 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 काबिल तरीन लीडर हूँ, वो चौधरी है पूरी दुनिया की सियासत के। मतलब अमरीकी सदर को भी क्या पता है जो इमरान खान साहब को पता है। तो सबसे पहला सवाल शाह महमूद कुरैशी से पूछे कि तुमने ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मेरी लॉबिंग क्यों नहीं की? फॉरेन मिनिस्टर का ऑफिस कैसे चलाना होता है बिलावल भुट्टो से जाके पूछे। वो 33-34 साल का लड़का, आपको बिलावल भुट्टो जो है उसने विद इन 4 months 4 महीने में उसने पाकिस्तान की इंटरनेशनली ऐसी कैंपेनिंग की कि जब शहबाज शरीफ साहब लंदन और अमेरिका जाते हैं तो किस किस बड़े हेड से वो नहीं मिले। अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, किस कहां का, न्यूजीलैंड 40 में, 10 दिन में एग्जैक्टली 10 दिन में 40 मुल्कों के सरबराहान से मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर बिलावल का बहुत बड़ा हाथ था। ये काम शाह महमूद कुरैशी भी कर सकते थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को अपनी लॉबिंग करने से फुर्सत मिलती और फौज की लॉबिंग करने से फुर्सत मिलती तो वो इमरान खान की लॉबिंग करते। और इमरान खान भी जब उनको मौका मिलता था अब्रॉड जाने का तो वो वहां जाकर के भी नवाज शरीफ का मंजन बेचकर आ जाते थे। इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने और वजीर आजम बनने के बाद वो अमेरिका गए तो पहले ट्रिप में अमेरिका जाकर के उन्होंने अनाउंस किया था कि वो नवाज शरीफ का एसी और पंखा जेल में से उतरवा देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब शायद इसीलिए वजीर आजम बने थे। लेकिन शहबाज शरीफ ने
या फॉर दैट मैटर अगर कोई आगे वजीर आजम आएगा, मैं ये तवक्को नहीं करती कि वो अमेरिका में जाकर के पाकिस्तान के केस के बजाय, अपनी लॉबिंग करने के बजाय अपनी दुश्मनों की बातें वहां जाके करेगा। मतलब आप क्यों करेंगे ये बात अमेरिका जाकर के? उसका अमेरिका के लोगों को क्या पता कि पाकिस्तान की जेल क्या है और नवाज शरीफ को एसी देना है, पंखा देना है कि नहीं देना। और फिर आप मुझे बताएं क्या इज्जत रह जाती है उस वजीर आजम की जो अमरीकी सरजमीन पर सुपर पावर के सामने ये कह के आता है कि जी ऐसी की तैसी मैं नवाज शरीफ का पंखा और एसी उतार दूंगा, और फिर वापस आकर उसको हाथ जोड़ के नवाज शरीफ को लंदन भेजना पड़ता है कि भाई जाओ जाओ जाके अपना इलाज कराओ, हमारे से तो ये यहाँ पे हालत नहीं समझ रही है। यास्मीन राशिद के और शीरी मजारी साहिबा के आंसू गिरना शुरू हो गए, वो रोना शुरू हो गई कि हम इतने हाई प्रोफाइल केस को हैंडल नहीं कर सकते। क्या इज्जत रह जाती है? जगह जगह आपने तमाशा बनाया अपना है बातें करके, और फिर आप जो है कहते हैं कि नहीं नहीं जी मेरा ये मतलब नहीं था और मेरा वो मतलब नहीं था। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना इमरान खान साहब इसलिए डिप्रेशन में एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, असल में वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। वो जब तक फौज उनका साथ नहीं ना देती वो तब तक ऐसे ही डिप्रेशन में रहेंगे। वो जैसे होती है ना, खुद ही तो कह रहे थे कि जो मैं तनकीद करता हूँ फौज पे वो तनकीद होती है जो बाप बेटे पे करता है। फौज को तो वो अपना बच्चा समझते हैं, बेटा समझते हैं, तो कोई बात नहीं, बच्चों में तो ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जो असद उमर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ये इवन ये परवेज लाई सबसे बड़े जो उनके पंजाब में इत्तेहादी हैं, ये कैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं जो खुद इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आए हो? ये कैसे हो सकते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट? हाँ, ये एंटी इमरान जरूर हो सकते हैं क्योंकि उनको पता है इमरान खान का पत्ता साफ होगा तो अगला वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर शायद शाह महमूद कुरैशी या शायद फवाद चौधरी साहब को कोई मौका मिल जाए, शायद असद उमर साहब को कोई मौका मिल जाए। हालांकि मौका तद भी नहीं उन्होंने मिलना, लेकिन क्या है, सोच है अपनी अपनी, उम्मीद में तो दुनिया कायम है ना, इन लोगों ने उम्मीदें लगाई नहीं है। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं था। आखिर में जरा ये बता दीजिएगा कि ये जो नाअहली है अब दोबारा चल रहा है कि इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं, क्या ये नाअहलियां होनी चाहिए कि सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा? नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, मोहतरमा मरियम नवाज साहब को, और अब ये इमरान खान साहब, इन पे क्या कहती हैं आप कि नाअहलियों वाला चक्कर खत्म नहीं होना चाहिए? सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, करने देनी चाहिए? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा सा ऑन अ स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना एक रिवायत डल चुकी है नाअहली की, क्योंकि जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे और उनको कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको याद होगा सबसे पहले जब बैन लगा, बहुत पीछे जाइए, अल्ताफ हुसैन साहब पर, तो बहुत से लोगों ने, मुझ समेत बहुत से लोगों ने आवाज उठाई कि ये बैन नहीं लगना चाहिए, वो सियासतदान है, उन पे नहीं लगना चाहिए। उसके बाद फिर हमने देखा नवाज शरीफ पर भी बैन लगा, ठीक है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन तो खैर एक कानूनी रास्ता होता है, एक बैन भी लग जाते हैं, फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान को ये बात समझ नहीं आती थी ना। अब क्योंकि इमरान खान के ऊपर बनी हुई है तो अब इमरान खान साहब को जमहूरियत भी याद आ रही है और सियासतदानों की वो भी याद आ रही है। अगर आप इमरान खान के हवाले से पूछते हैं तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकती रहेगी, आहिस्ता 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 वो एक स्टेज आएगी कि शायद उनको किसी चीज पे डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल उनके ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी और अभी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी सी दूर है, इतनी करीब नहीं है। लेकिन आपने जो मुझसे सवाल पूछा, मैं पर्सनली ये समझती हूँ, मेरी बिल्कुल वही ओपिनियन है जो आपकी ओपिनियन है कि सियासतदान अगर सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो चक्कर है इससे जरा सियासतदानों को, और ये सियासतदानों को खुद अक्ल आनी चाहिए ना, अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में पकड़ा देते हैं। अभी वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो जो गेट नंबर 4 वाले जो प्रचार करते रहते, क्या नाम है उनका, वो शेख रशीद साहब, हाँ, हर एक को कहते रहते ये गेट नंबर 4 से है, गेट नंबर 5 से है। खुद उनके ऊपर अदालत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। मतलब अतन मिनुल्लाह साहब उनको कह रहे हैं कि खुदा का कुछ खौफ करो, मतलब आप ऐसी पिटिशनें लेकर क्यों आ जाते हैं। वो चले गए जी अदालत कि जी इतनी ज्यादा बड़ी काबीना बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने। ओ भाई, कोई तो मामला पार्लियामेंट्री, खुद ये सियासतदान इतने भी कमजोर नहीं है जितना वो अपने आप को साबित करते हैं। बस ईगो का प्रॉब्लम है, अपनी दाढ़ियां खुद अदालतों के हाथ में पकड़ाते हैं, अपनी दाढ़ी खुद एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में पकड़ाते हैं, किसी तीसरे फरीक के हाथ में पकड़ाते हैं कि आओ आके हमारा फैसला करो। तो इसलिए फिर पाकिस्तान का ये हाल है। सियासतदानों को पार्लियामान के जरिए जो भी फैसला है, पार्लियामेंटेरियन ने अगर सियासत करनी है वो भी पार्लियामान डिसाइड करे, पार्लियामेंटेरियन ने अगर सियासत नहीं करनी है वो भी पार्लियामान डिसाइड करे। ये कोर्ट्स और एस्टेब्लिशमेंट नहीं डिसाइड करनी चाहिए एक जमहूरी मुल्क के अंदर कि जी कौन सी पार्टी आगे आएगी, किस पार्टी का कौन सा लीडर होना चाहिए, किस पार्टी को आगे जाना चाहिए। ये पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए, नेशनल असेंबली को डिसाइड करना चाहिए, सेनेट को डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डार साहब, आखिरी सवाल है। डार साहब वापस तशरीफ ला चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम को बड़ी एक आस, उम्मीद है, होप है कि डार साहब आए हैं
तो कुछ हालात बेहतर होंगी। क्या कहेंगी, डॉक्टर साहब के आने से कुछ चीजें बेहतर होंगी? एक हवा तो चलिए, एक हवा होती है ना, हम देखे भाई परवेज साहब, हमारे पाकिस्तान में ना एक जुमला होता है, हवाओं का रुख वो कब जी बदलता है, हवाएं हमें बता देती हैं। तो जी इसहाक डार साहब का जो लॉन्च था ना, वो तो बड़ा एक सुपरस्टार का लॉन्च था, एक मेगा लॉन्च था पाकिस्तान की सियासत के अंदर अभी पोस्टर रिसेंटली, क्योंकि जब वो पोस्टर लंदन। पोस्टर बॉय हैं वो नून लीग के वैसे। अच्छा, मैं इस टर्म को अच्छा नहीं समझती, तो इसलिए मैं यूज नहीं करूंगी, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स अ गुड टर्म। लेकिन और मैं यहाँ पर अच्छी अच्छी बात करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब के बारे में, मैं उनकी तारीफ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पोस्टर वर्ड का जो इस्तेमाल है पोस्टर बॉय का, उसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूंगी, बिकॉज आई थिंक के माजी के अंदर इसहाक डार साहब ने प्रूव किया है, क्योंकि जब उनको चैलेंज दिया गया था कि आपने डॉलर को 100 पर या 150 पर लेकर आना है, और ये शेख रशीद साहब ने दिया था, नहीं तो उन्होंने कहा था जी मैं सियासत छोड़ दूंगा, छोड़ तो दूंगा। डार साहब लेकर के आए थे। डार साहब ने साबित किया है, और डार साहब जो है ना बड़े अवामी फैसले करते हैं। मतलब हमें याद है धरने के अंदर भी, जब धरना चल रहा था 126 दिन का, तो डार साहब ने उस टाइम पे भी इकोनॉमी को काफी स्टेबल रखने की कोशिश की थी। हालांकि आपको पता चाइनीज प्रेसिडेंट का जो ट्रिप है वो कैंसिल हुआ, बहुत सी चीजें, मतलब ऑब्वियसली बहुत सी, जो पाकिस्तान को उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा इकोनॉमी क्राइसिस से गुजरना पड़ा था, बिकॉज धरना चल रहा था और बहुत सी चीजें हमारी होल्ड पर थी। हेवन सेड दैट, डार साहब के आने से जिस तरह से उनकी एंट्री हुई है, डॉलर ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा था, और तो एंट्री तो उनकी बहुत अच्छी हुई है। और इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कहा था कि किसी ने नहीं रोका, ना निज़ाम अदल ने रोका, ना इस मुल्क के निज़ाम ने रोका, यानी मुहाफिजों का कह रहे थे, अदालत का कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा आपका भाई यानी इमरान खान रोकेगा, इमरान खान नहीं रोक पाए, वो आए, अदालत भी सुबह गए, वो तो खैर जज नहीं बैठा हुआ था, तो फिर इस वजह से सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे सेनेटर ओथ भी लिया, फिर उसके बाद वो वजारत खजाना का भी उन्होंने ओथ ले लिया, डॉलर फिर और नीचे आ गया। तो हवा तो उनकी अच्छी बनी हुई है, और लोगों की उम्मीदें भी हैं। तो मैं जी सिर्फ डार साहब के लिए दुआ कर सकती हूँ, और इसलिए दुआ कर सकती हूँ क्योंकि डार साहब के हाथ के अंदर मेरी किस्मत है और पाकिस्तान की आवाम की किस्मत है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने बहुत सफर किया है, जी कड़ाके निकल गए हैं इस गर्मी के अंदर और इस महंगाई के अंदर। आवाम के इतने कड़ाके निकले हैं कि ये बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ, जुमले को चेंज कर लेते जो आपने पोस्टर बॉय का कहा है, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो जबरदस्ती की हुकूमत नून लीग ने खुद अपने पल्ले बांधी है, ये जो बिल्ली के गले में घंटी उन्होंने खुद ही से बांध ली है कि जी हम लेते हैं इस हुकूमत को मुश्किल वक्त में, ये सब की सब इसहाक डार साहब के ऊपर बेस करती है। क्योंकि अगर इसहाक डार ने कामयाबी महंगाई की कम कुंजी कर समझ दी, रखता हूँ। जी, अगर इसहाक डार साहब ने महंगाई कम कर दी, डॉलर कंट्रोल कर लिया, पेट्रोल कंट्रोल कर लिया, और सिर्फ कंट्रोल नहीं करना, आवाम को उसका रिलीफ मिलना रिलीफ भी चाहिए। देना। तो मैं आपको बता रही हूं, आप लिख के ले ले, 2023 का इलेक्शन नून लीग से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर इसहाक डार साहब ने नहीं मैनेज किया, असल में ना नजला डार साहब पे गिरेगा। हालांकि उनका इनमें कोई कसूर है नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब ने आप पे शौक सी वजीर आजम बनन दा, मैंने पता है डार साहब ने नहीं शहबाज शरीफ को कहा होगा क्या वजीर आजम बने, इत्तेहादियों ने मिलकर के नून लीग को फंसा दिया, और शहबाज शरीफ साहब को शौक था वजारत उज़्मा पर बैठने का, तो वो उन्होंने हुकूमत ले ली। इसका कसूर इसहाक डार साहब का नहीं है। लेकिन अगर इसहाक डार साहब महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाए, तो सारा नजला डार साहब पे गिरेगा और नून लीग इलेक्शन हार जाएगी। और अगर इसहाक डार साहब ने, एक और जुमला सुन ले, अगर जी इसहाक डार साहब ने पेट्रोल डीजल महंगाई कंट्रोल कर ली, तो इसहाक डार साहब अगले 20 साल तक पाकिस्तान के हीरो रहने वाले हैं, पाकिस्तान की आवाम के हीरो रहने वाले हैं, और वो नून लीग को इलेक्शन 2023 का जितवा देंगे। क्योंकि जो महंगाई का फैक्टर है, इकोनॉमी का फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस टाइम पर। देखिए असल में पता क्या है परवेज, अदालती मामलात में और एस्टैब्लिशमेंट के मामलात में उन्होंने हमारे एंकर्स को, रिपोर्टर्स को इतना ज्यादा उलझा दिया है कि हम सही इशू पर बात नहीं कर पाते। मरियम नवाज सुरखरू हुई, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बहुत मुबारक हो, मिठाइयां भी खाई, लेकिन आज भी पाकिस्तान के घर में, जिस घर में 20-25 हजार रुपए महीने की इनकम है, वहां पर 40-40 हजार का बिल आता है। तो अवाम ये नहीं देखती कि मरियम नवाज सुरखरू हुई या नवाज शरीफ सुरखरू हुआ, अवाम तो ये देखती है कि उनके बिल घर में आज चूल्हा नहीं जला। महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये सारा का सारा इकोनॉमी पे बेस करता है। तो मैं ये कहती हूँ, सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, ऑल द बेस्ट इसहाक डार साहब, क्योंकि हालात वैसे नहीं है ना। पहले कैसे जब इसहाक डार साहब इन चीजों को कंट्रोल करते थे, तो तब इसलिए करते थे क्योंकि मार्केट उनके साथ फेमिलियर होती थी, उनको चीजों को पता होता था, उनको सपोर्ट दी जाती थी। तब लोड शेडिंग इतनी नहीं थी, पिछले दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग इतनी नहीं थी, और सैलाब नहीं आया हुआ था, कोविड नहीं था। अब जब इसहाक डार साहब वजारत
खजाना की कुर्सी पर बैठे हैं तो कर्जे भरमार हैं। नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। इस बीच में सैलाब भी आया खड़ा है। कोविड की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमी को नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। डॉलर की वजह से हमारे कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये आसपास के जो फैक्टर्स हैं, ये मुझे नहीं पता कि इसहाक डार साहब को कितना सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर इसहाक डार साहब ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके कर दिखाया तो उनसे बड़ा, मैं आपको बता रही हूँ, नून लीग में और पाकिस्तान का हीरो कोई नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं उम्मीद भी करता हूँ ऐसा होगी भाई इंशाल्लाह ताला। और जहां तक आपकी बात है ना कि पीएमएलएन को आगे कर दिया इत्तेहादी जमातों ने और फंसा दिया या वटेवर, ये बिलीव करें कि ऐसा नहीं है। ये पीएमएलएन ने मुल्क की खातिर और सल्तनत और हुकूमत और स्टेट को बचाने के लिए जो इतना बड़ा रिस्क लिया ना, वो जुमले तो उनके मुंह से निकल जाते हैं ना कि हम अपनी सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। ये बिलीव करें कि ऐसा ही है, पता है उनको, एक एक चीज का पता है। एक वक्त में स्टेप डाउन कर रहे थे, जा रहे थे, इमरान खान साहब ने कह दिया जी कि ऐसे करेंगे, उन्होंने कहा जी अब नहीं, अब तो पूरा टाइम, आपको मुझसे बेहतर पता है। तो इसहाक डार साहब इंशाल्लाह ताला पहले भी साबित, जैसे कि आप बता चुकी हैं, चाहे वो धमाके करने के बाद, चाहे वो 2013 में जब आप पर जो मसले मसाइल थे, दहशतगर्दी थी और बिजली नहीं थी, वटेवर, उन्होंने प्रूव किया और अभी भी करेंगे। बस एक ही डर है, एक ही खौफ है, खतरा। कभी कभी जिनके साथ वो भिड़ जाते हैं ना, उनसे जरा अल्लाह ताला की जात उनकी हिफाजत फरमाए। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। बिने सबब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगता है। पहले खाली आपको टीवी की स्क्रीन पर देखते थे और अभी दिन में 2 दफा आपको मुख्तलिफ व्लॉग में सुन के हमें बड़ी चीजें मिल जाती है। तो इस सिलसिले को कैरी ऑन करें। यूट्यूब जो है ना, वो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें जो टीवी पर भी बैठ के कह सकते हैं, वो यहाँ पे बैठ के कह सकते हैं, तो अच्छा लगता है। प्लीज आप इसको कैरी ऑन करें अपने व्लॉग्स को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी आवाज आ रही, विनेश?